नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं AO के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल 17 अध्याय हैं और 344 धाराएं हैं। और अपने जो सिलेबस है उसमें दिए गए हैं 9 अध्याय। ठीक है, तो 9 अध्यायों में से हम कितने पढ़ चुके हैं? हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम 1 से लेकर के 7 तक अध्याय पढ़े, फिर 8 और 9 का हमने छोड़ दिया, फिर हमने 11 का पढ़ा, 10 का पढ़ा और 11 का पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 12 का। इसके बाद अध्याय 13 और 14 बचेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने इससे पहले वाले जो अध्याय हैं वो आपने याद कर लिए होंगे और धाराओं को लिख लिख के आपने उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी बना ली होंगी। ठीक है, तो इस अध्याय में जो है हम बात करेंगे किसकी? नगर पालिका शक्तियों और अपराध की। इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं? 200 से 297 तक। इससे पहले हम 199 तक पढ़ चुके हैं अध्याय 11 में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें हम बात करेंगे किसकी? अध्याय 12 की। और इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक है? 200 से 297 तक। और नाम क्या है? नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। ठीक है, नगर पालिका की क्या क्या शक्तियाँ हैं और अपराध के विरुद्ध क्या क्या जुर्माने दिए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 200 की। धारा 200 में लिखा हुआ है नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। ठीक है, तो नाली जो है यहाँ पे व्यापक शब्द है। नाली में केवल नाली नहीं है, यहाँ पे मल नाली हो सकती है, मलकूप हो सकता है, कोई सुरंग हो सकती है। ठीक है, नाली के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो केवल नाली नहीं है, तो इन पे किसका अधिकार होगा? इस पे किसका नियंत्रण होगा? इस पर नगरपालिका का नियंत्रण होगा। ठीक है, तो उसके बाद नगर पालिका का नियंत्रण होगा तो इनकी जो व्यवस्था है वो करना भी नगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो सभी नालियों पर जालियां होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, समातन उनमें जो है हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वरना पता है कई बार क्या होता है कि अगर अंदर ही अंदर वो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसमें, फिर जैसे मीथेन जैसी गैसें बनने लग जाती हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इनकी जो हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके घर पे नालियाँ बनी हुई हैं या घर के आगे से नालियाँ हैं, तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो नगर पालिका क्या करेगी? लिखित नोटिस के द्वारा स्वामी को ऐसा करने का आदेश दे सकती है कि आप अपनी नालियों को व्यवस्थित रूप से सही करवाइए, या फिर इनकी साफ सफाई करवाइए, या फिर इनके ऊपर ढक्कन लगवाइए, जालियाँ लगवाइए। ठीक है, तो ये हो गई धारा 200। उसके बाद देखिए, अब देखिए धारा 201। 201 में दिया हुआ है नालियाँ आदि बनाने की शक्तियाँ। तो नाली बनाने की शक्ति, मान लो कोई नगर पालिका कोई प्रोजेक्ट बना रही है, कोई योजना बना रही है, कोई स्कीम बना रही है, और उसको किसी क्षेत्र से नालियाँ निकालनी है, नालियाँ उधर से निकालवानी है। ठीक है, तो उसके लिए नगर पालिका की शक्ति होनी चाहिए। तो नगर पालिका मान लो किसी स्वामी के अधीन है, प्राइवेट कोई भूमि है। ठीक है, देखो इसमें पढ़ो, जल निकास स्कीम क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है, कोई स्कीम को लागू करने के लिए, ठीक है, स्वामी या अधिभोगी, ठीक है, उसको नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद हम क्या करेंगे? नगर का पालिका के भीतर कोई भी नाली, सुरंग, पुलिया, मल नाली, पाइप, मार्ग, उनकी मरम्मत करवाना, उनमें कोई परिवर्तन करवाना, ये शक्ति किसकी होगी? ये नगर पालिका की होगी। तो 201 बेसिकली शक्ति की बात कर रही है। ठीक है, अब ये सारे काम करने के दौरान मान लो कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, किसको नुकसान हो जाए? स्वामी को नुकसान हो जाए, तो नगर पालिका क्या देगी? उसको क्षतिपूर्ति देगी, उसका प्रतिकर उसको दिया जाएगा। ये हो गई धारा 201। अब देखिए धारा 202 में, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ईजी है, ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसमें मतलब धाराओं के डायरेक्ट धाराएं पढ़ोगे ना तब भी समझ में आ जाएगी धारा में क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी जटिल भाषा का प्रयोग नहीं है, बिल्कुल सब सीधे सीधे लिखे हुए हैं, बहुत आसान चैप्टर है, तो आप इसको केवल ध्यान से सुनिए। 202 में लिखा हुआ है भवन से प्रभावी जल निकास। अब इसमें देखो, भवन से जल निकास की प्रणाली जो है प्रभावी होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, इसको एक बार पढ़ लो। किसी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या बाद में अधिभोग के लिए तब तक विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखो मान लो आपने क्या किया, एक मकान बना लिया, या फिर आपने इसका पुनर्निर्माण करवाया या फिर निर्माण करवाया। अब आप इसमें रहना चाहते हो, ठीक है, तो रहने के लिए आपको पहले हमने पढ़ा था कि एक अधिभोग प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो तभी मिलेगा, वो कब मिलेगा? जब आपने कोई घर में नाली बनाई हो या ऐसे उपकरण लगाए हों जो जल निकास उसको एकत्रित करें और दूर ले जाने के लिए, साफ सफाई के लिए आवश्यक हों। ठीक है, मतलब देखो आपने घर बनाया, घर बनाने के लिए आप, अब घर कंप्लीट हो गया, बन गया, ठीक है, अब आप इसमें रहना चाहते हो।
रहना चाहते हो तो इसके लिए अधिभोग प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। तो अधिभोग प्रमाण पत्र आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसमें कोई नाली नहीं बनाओगे या फिर कोई जल निकास एकत्र करने का जगह और दूर ले जाने के लिए कोई पाइप वगैरह साफ सफाई की व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक आपको अधिभोग वहाँ पे रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब और क्या क्या है इसमें, दूसरी बात देखो, इसमें 4 उपधाराएं हैं। धारा 202 में क्या है, 4 उपधाराएं हैं। 4 उपधाराएं देखो, पहले हमने पढ़ ली। दूसरी देखो, ये आपका मकान है, ठीक है, ये आपका मकान है। मकान से आपने ये नाली बनाई जल निकास की, तो आपका जो जल घर से जो जल निकलेगा ना, जल निकास के लिए नगर पालिका की 50 फीट के ऊपर दूरी तक अगर कोई नाली है तो आप उसमें अपनी ये पाइप के द्वारा इस नाली को मिला सकते हो। ठीक है। अब मान लो 50 फुट की दूरी पर कोई नाली नहीं है, स्थान नहीं है, ठीक है, तो फिर नगर पालिका जो आपको निर्देश देगी ना, उस नलकूप में आपको गिराना पड़ेगा। ठीक है। मान लो आपका घर यहाँ पर है और यहाँ किसी दूसरे घर स्टार्ट हो गया तो इसकी नाली से मिला लो, इसकी दूरी जो 50 फीट पे यहाँ कोई नलकूप होगा उसमें, या फिर किसी और जगह पे नलकूप होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, नगर पालिका जो है उसको डिसाइड करेगी। दूसरी बात, आपके घर में देखो ये घर है, यहाँ पे रसोई है, यहाँ पे स्नान घर, तो इसकी जो नालियाँ है ना, जल की जो समुचित व्यवस्था है ना, वो एक जल निकास प्रणाली के कनेक्शन लेना होगा आपको। मतलब जैसे आपने प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, आपने सिंक लगाया होना चाहिए, एक पाइप होना चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं है डायरेक्ट ही, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। जल प्रणाली के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कनेक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉपर होना चाहिए। आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा नालियों के माध्यम से। ठीक है। मान लो आपने इसका उल्लंघन किया तो आप पे जुर्माना लगेगा। कितना, 2000 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। तो आप जुर्माना जरूर याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ फैक्चुअल जैसे 50 फीट की दूरी के ऊपर है तो ये याद कर लेना। ठीक है। अब आप देखो धारा 203 में क्या लिखा हुआ है कि भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सर्जन करने का अधिकार। ठीक है। अब सीधी सीधी जो धारा कह रही है ना, वही बात है। ठीक है। भवन या भूमि का स्वामी लिखित अनुज्ञा से नगरपालिका की शर्तों का पालन करेगा और लिखित अनुज्ञा लेगा, उसके बाद अपनी नाली नगरपालिका की मल नाली में गिरा सकता है। ठीक है। अब देखो मान लो इधर से नगरपालिका की मल नाली जा रही है, तो आप बिना अनुमति के, ऐसे नहीं कि मेरे घर से जा रही है तो मैं डायरेक्ट इससे कनेक्शन ले लूँ, नहीं, पहले नगरपालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप नगरपालिका की नालियों में अपने घर की नालियों का जो भी निष्कासन है वो कर सकते हो। अब धारा 204 में देखो, मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक होना। देखो सिर्फ बिल्कुल लिखा हुआ है, धारा में लिखा हुआ है कि एक तो मल नाली होती है, एक वर्षा जल के लिए नाली होती है। ये दोनों जो है देखो 2 प्रकार की नाली होगी, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। घृणोत्पादक पदार्थ जिसमें बहें और दूसरा वर्षा जल या अदूषित जल जो है वो, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि सीवरेज का जो पानी है या फिर जो भी है वो भी उसी में बहा रहा है और आपका जो वर्षा जल है वो भी उसी में, ऐसे नहीं, दोनों के लिए अलग अलग नालियाँ होनी चाहिए। और इन दोनों को अलग अलग, जैसे नगरपालिका की सीवरेज लाइन है तो उसको आप इससे जोड़ोगे, नगरपालिका की वर्षा जल वाली मल नाली है तो उसको इससे जोड़ोगे। ठीक है। इन दोनों नालियों को नगरपालिका की अलग अलग नालियों से जोड़ा जाएगा। तो 204 क्या कहती है, देखो 2 और 2 दूनी 4, 2 मतलब 2 नालियाँ होनी चाहिए। इसको याद कैसे करोगे, 204, 2 नालियाँ होनी चाहिए। किसके लिए, पृथक होनी चाहिए, मल और वर्षा जल के लिए 2 नालियाँ अलग अलग होनी चाहिए। ये याद हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो धारा 205, ये इतनी बड़ी है कि इसके अकेले के अंदर ये आ गई, एक पेज में तो धारा ही है। क्या लिखा हुआ है, अन्य व्यक्ति की भूमि पर। अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है किसी और की भूमि होगी या उसकी नाली में से कोई दूसरे की नाली होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाली आप इसकी नाली से नाली लेके जा रहे हो, ले जाने का अधिकार नगरपालिका द्वारा कैसे, बिल्कुल कैसे मिलेगा साहब, सही बात है, किन शर्तों पर मिलेगा, किस शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा। ठीक है, ये इस धारा में हम देखेंगे। अब पूरा बिल्कुल धारा में समझ में आ गया, दूसरे घर से नाली लेके जानी है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो मैंने बिल्कुल अलग अलग दर्शाया। स्वामी एक है, स्वामी एक क्या करेगा, नगरपालिका को विश्वास दिलाएगा कि साहब मेरा जो नाली है, वो जो रास्ता है, वो इसी रास्ते से होकर जाएगा, इसी भूमि से होकर जाएगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है, और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो नगरपालिका को विश्वास दिलाएगा कि कोई और विकल्प नहीं है साहब। ठीक है, दिलाने के बाद नगरपालिका को आवेदन करेगा, नगरपालिका को उचित लगे तो स्वीकार करेगी। स्वीकार करने के बाद क्या करेगी, स्वामी जो भी है, जिसकी भूमि है, जिसकी भूमि के ऊपर से नाली को लेकर जाना है,
ठीक है, यह स्वामी बी हो गया। उसको क्या करेगी, उसका आक्षेप सुनेगी। पहले भाई तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उसको सुन लिया। उसके बाद उसको किराया दिलाएगी, इसके भूमि से लेकर जाएगा नाली तो उसको किराया दिलाया जाएगा। किराया कर सकती है, महीने का किराया भी दिया जा सकता है कि 1500 रुपये पर महीने दिए जाएंगे। उसके बाद क्षतिपूर्ति दिलाएगी, अगर कोई नुकसान होगा तो क्या दिलाएगी, क्षतिपूर्ति। उसके बाद स्वामी ए, ये वाला स्वामी, ये जो स्वामी ए है ये क्या करेगा, अब अनुमति मिल गई। अनुमति मिलने के बाद ये लिखित आदेश से नगर पालिका इसको देगी। अब इसका उत्तरदायित्व होगा कि रख रखाव, मरम्मत और सफाई का उत्तरदायित्व किसका होगा, स्वामी ए का। फिर ये क्या करेगा, नोटिस के पश्चात स्वामी ए सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में नाली का निर्माण स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये लिखा हुआ है धारा 205 में। आगे की कार्रवाई जो है वो किस में है, धारा 206 में है। आगे की कार्रवाई देखो आप, आगे की कार्रवाई में लिखा हुआ संकर्म किस प्रकार किया जाना है, तो ये उसी की धारा 205 और 206 जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आप इसको वैसे याद करना। अभी ऊपर से मैंने ऐसे तीर खींचा हुआ है, तो निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद क्या होगा, देखो कम से कम नुकसान पहुंचाया जाएगा। ठीक है, मान लो नाली के लिए 2 फीट की नाली खोदनी है और आप ठीक है मौका तो मिल गया 7 फुट की खोद दो, 8 फुट की खोद दो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, जितना आवश्यक है उतनी ही नाली को खोदा जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करोगे। दूसरा, काम को शीघ्र किया जाएगा। ऐसे नहीं कि बैठ गए खोद के गई 1-1.5 महीने की आराम से, ऐसे नहीं होगा। जितना संभव हो सके उतना जल्दी किया जाएगा। और उसके बाद में काम होने के बाद में उसको पुनः मूल स्थिति में लाया जाएगा। वो भी स्वयं के खर्चे पे, जितना भी नुकसान हुआ है वो स्वयं के खर्चे पे उसको मूल स्थिति में लाया जाएगा। गड्ढा को भरा जाएगा, सारे जितने भी काम है। फिर नुकसान होने पर, अगर मान लो कोई नुकसान हुआ है, कोई उसका कोई पाइप टूट गया है, कोई रोड खोद ली है आपने, तो उसकी क्या दिया जाएगा, उसको स्वामी को क्षतिपूर्ति दोगे, आप उसको पैसे दोगे। ठीक है, ये धारा 205 और 206 आपको आप लग गया होगा कि चैप्टर बिल्कुल ईजी है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सब कुछ धाराओं के अंदर ही लिखा हुआ है। 207 देखो, जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए। ठीक है, अब ये भूमि अभी हम नाली लेके गए थे ना इसके ऊपर से, अभी हमने पढ़ा था 205 में कि किसी के भूमि के ऊपर से या नाली के ऊपर से नाली लेके जा रहे हो तो उसकी अनुमति। फिर 206 में क्या क्या किया जाएगा वो पढ़ा था। अब 207 में ये लिखा हुआ है कि जिस भूमि पे, यह भूमि है इसके ऊपर से अपन नाली लेके गए थे, उस भूमि पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण, मान लो बाद में इस भूमि के ऊपर हमें मकान का निर्माण करना है, के संबंध में उसके स्वामी के क्या अधिकार होंगे। बहुत आसान है, आप देखना। एक तो स्वामी ए हो गया, जिसने पहले उस भूमि के ऊपर क्या किया था, स्वामी ए क्या किया था, स्वामी ए ने, एक तो स्वामी ए है वो क्या किया था, उसकी भूमि है, उसने क्या उस पर कोई निर्माण नहीं कर रखा था उस टाइम पे, तो स्वामी बी ने क्या किया, नाली का निर्माण करवा लिया नगर पालिका से कह के। ठीक है, अब ये क्या करना चाहता है, इसके ऊपर मकान बनाना चाहता है, निर्माण कार्य आरंभ करना चाहता है, तो ये नगर पालिका का आवेदन करेगा। नगर पालिका को उचित लगे तो मंजूरी देगी, ना लगे तो मंजूरी नहीं देगी। मान लो इसको मंजूरी दे दी नगर पालिका ने, फिर नगर पालिका स्वामी बी को बोलेगी, भाई साहब जो आपने पहले नाली बनाई थी ना इनकी भूमि से ऊपर के, उसको हटाओ। जो भी आपने नाली बनाई थी ना इनकी भूमि से होकर जा रही है उसको हटाओ, या बंद करो, हटाओ, या उसकी दिशा चेंज करो, मोड़ दो उसको, क्योंकि अब ये भाई साहब उसके ऊपर क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे। तो भूमि को पूर्व स्थिति में लाएगा कौन, स्वामी बी। ठीक है, पूर्व स्थिति में लाएगा, और खर्चा भी कौन देगा, स्वामी बी देगा, आप किसी और से नहीं लोगे, स्वामी बी के खर्चे पे सारे काम किए जाएंगे। समझ में आ गई धारा 207। अब देखो बहुत इजी चैप्टर है ये। 208 देखो, शौचालय आदि की व्यवस्था। अब ये धाराएं देखो 208, 209, 210 किसके बारे में है, शौचालय के बारे में। पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, नालियों के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे ये, अब शौचालय पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कचरे के बारे में। कचरे के बारे में सारी धाराएं आएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत इजी चैप्टर। अगर आप प्रैक्टिकल हो, लाइफ में आपने चीज़ें देखी है, इधर उधर से अवेयर रहते हो, तो आपको ये चैप्टर जो है बिना पढ़े भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें आपकी देखी हुई हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो, शौचालय आदि का व्यवस्था। तो नगर पालिका किसी भूमि या भवन के स्वामी को नोटिस देगी कि आप शौचालय, नलकूपों, फ्लश शौचालयों का व्यवस्था को करने को कह सकती है। फिर दूसरा, कोई बाजार है, विद्यालय है, नाट्यशाला है, अगर इनमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं, 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, तो फिर इनके जो स्वामी हैं, प्रबंधक हैं, उनको नगर पालिका नोटिस देगी और बोलेगी भाई ये तहारत शब्द याद रखना, इसका मतलब शौचालय और मूत्रालयों का रख रखाव, साफ सफाई के निर्देश देगी। ठीक है, उसके बाद अगर जो शौचालय है ना वो छिपा हुआ होना चाहिए, ये शर्त है कि छिपा हुआ होना चाहिए, छत होनी चाहिए,
दीवार और द्वार से घिरा हुआ होना चाहिए। ये ऐसे ऐसे नहीं कि दो चादर टांग दी और होता है ना, ये एग्ज़ाम में जब सेंटर आते हैं स्कूलों में तो वो व्यवस्था होती नहीं है, तो वो बड़े बड़े चादर के रूप में से टांग देते हैं और बन जाता है शौचालय। ऐसे नहीं होगा, ये प्रॉपर पक्की ईंटों का बना हुआ होना चाहिए और छिपा हुआ होना चाहिए, छत से घिरा हुआ होना चाहिए, दीवार द्वार सब होने चाहिए, और पानी वाला होना चाहिए, फ्लश होना चाहिए इसमें। ठीक है। शौचालय का अपशिष्ट पदार्थ नगर पालिका की नाली या प्राइवेट नाली में बहाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ आप नाली में नहीं बहा सकते। ओके। उसके बाद देखिए धारा 209, 208 में जो काम अपन ने किया है उसमें अगर आप उल्लंघन करते हो तो उस पर जुर्माना लगेगा। दोष सिद्धि पर कारावास लगेगा 1 माह से 2 माह तक मतलब 2 माह से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है। जुर्माना 2000 से 5000 तक, मतलब 2000 से कम नहीं, 5000 से ज़्यादा नहीं, ये है जुर्माना। उसके बाद 209 देखो, 209 में लिखा हुआ है कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत, ठीक है, शौचालय और मूत्रालय का निर्माण। अब इसमें वैसे समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। जिसको देखो, नगर पालिका व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों, विद्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, विवाह हॉल, सिनेमा हॉल, पार्क आदि में एक तो महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए अलग अलग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बना दिया चलो ठीक है काम चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग होना चाहिए। और यह आदेश इसके किसकी जिम्मेदारी है? सीएमओ की। सीएमओ ध्यान रखेगा इस बात का कि भाई साहब कारखानों, विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पे जो है वो शौचालय अलग अलग है या नहीं है। यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखिए धारा 211, बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत ईजी चैप्टर है। 211 में लिखा हुआ है विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। ठीक है, वो पहले से नालियाँ बनी हुई हैं, प्राइवेट नालियाँ बनी हुई हैं और वो बिल्कुल नक्शे की तरह नहीं है, बिल्कुल बेतरतीब ढंग से बनी हुई है, कहीं से भी कोई नाली निकाल दी तो उसको बंद करने की शक्ति। लेकिन उससे पहले नगर पालिका क्या करेगी? समुचित व्यवस्था करेगी उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद ही उसको बंद करेगी। देखो पढ़ो इसको क्या कह रही है कि मान लो कोई भूमि है या भवन है, ठीक है, नगर पालिका की मल वहन के सामान्य पत्ती के अनुकूल नहीं है, वो ऐसे बेतरतीब ढंग से बना हुआ है, कोई उसका औचित्य नहीं है, कोई नक्शा नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई डिज़ाइन नहीं है, तो नगर पालिका क्या करेगी? पहले तो अपने जो नक्शे के हिसाब से समुचित व्यवस्था करेगी, उनके जो घर का जो जल निकास है, प्रभावी जल निकास सुनिश्चित करेगी। उसके बाद उन नालियों को कर देगी बंद कर देगी। ठीक है, उसके बाद भले ही ये जो भूमि है वो नगर पालिका के अंदर हो या नहीं हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट भूमि हो चाहे नगर पालिका की भूमि हो, नगर पालिका को समुचित व्यवस्था करने के बाद में इन नालियों को बंद कर देगी। अब देखिए आगे धारा 210 में क्या लिखा हुआ है? 210 में लिखा हुआ है शौचालय आदि में परिवर्तन करने। ठीक है, शौचालय आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने, ठीक है साहब, और उनको ठीक करने की दशा में रखने का खर्चा कहाँ से आएगा, कौन देगा? देखो इसमें 2 केस हैं। अगर नगर पालिका के खर्चे से बने हुए हैं, पहले नगर पालिका ने उनको बनाए हैं, तो अब उनके रख रखाव, परिवर्तन और मरम्मत करने की व्यवस्था कौन खर्चा कौन देगा? तो नगर पालिका देगी साहब। लेकिन यदि भूमि या भवन के स्वामी ने बनवाए हैं, उसका पैसा लगा है, तो अब स्वामी क्या करेगा? स्वामी के खर्चे पर ही, अगर मान लो वो करता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो नहीं करता है तो नगर पालिका उसको नोटिस देगी, लिखित नोटिस देगी कि भाई साहब आप इसमें परिवर्तन करो या मरम्मत करो, इसकी साफ सफाई रखा करो। अगर वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, अगर साफ सफाई नहीं करता है या फिर जर्जर अवस्था में है, बहुत मतलब बदबू फैल रही है आसपास के, मतलब ऐसे दिक्कत हो रही है लोगों को, तो फिर क्या करेगी नगर पालिका? लिखित नोटिस दे के बोलेगी इसको तोड़ दो। तोड़ने का आदेश दिया जाएगा कि अब इसको ये काम के यूज करने लायक नहीं है तो इसको तोड़ दो। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा 211 हम पहले पढ़ चुके हैं। धारा 211 के बाद आप देखिए धारा 212। धारा 212 में लिखा हुआ है अपराधिकृत रीति से, अपराधिकृत विकास हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अध्याय 7 में। उसके बाद देखिए निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखने जाने वाली मल नालियों के संबंध में सख्ती। अब देखो यहाँ लिखा हुआ अपराधिकृत मतलब बिना अनुज्ञा के, कोई नियम के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई है, ऐसी नालियों के संबंध में सख्ती। देखो अगर मान लो कोई नगर पालिका सीमा में बिना अनुज्ञा के कोई मल नाली किसी ने बना ली, शौचालय बना लिया, ठीक है, निर्माण पर निर्माण कर लिया, तो नगर पालिका लिखित आदेश दे के बोलेगी इसको नष्ट करो, तोड़ो इसको, या फिर इसमें संशोधित करो या फिर परिवर्तन करो। यह आदेश कौन देगी? नगर पालिका। अगर कोई अपराधिकृत विकास
मतलब बिना अनुज्ञा के बना लेता है। अगर आपने लिखित आदेश का उल्लंघन किया है तो 1000 से लेकर के 2000 रुपये तक आपको जुर्माना लगेगा। ठीक है, धारा 212। अब देखिए धारा 213 में क्या लिखा हुआ। धारा 213 में लिखा हुआ है नगर पालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। अब ये अतिक्रमण समझ में आ गया। ध्यान से पढ़ो, धारा को 2 या 3 बार पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा कि ये धारा कहना क्या चाहती है। इस चैप्टर की एक खास बात है, भले ही इसमें धाराएं ज़्यादा हैं, लगभग 100 धाराएं इसमें, 97 धाराएं हैं, ठीक है, लेकिन इसमें धाराएं इतनी ईजी हैं कि धारा को पढ़ते समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। अब देखो आपने पढ़ा नगर पालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। अब अतिक्रमण देखो 2 तरीके से हो सकता है। ये अतिक्रमण 2 तरीके से, एक तो मान लो ये नगर पालिका की नाली है, आप इसमें ज़बरदस्ती कनेक्शन ले रहे हो, या तो अपना जल निकास में छोड़ रहे हो, या फिर कोई मान लो पेयजल की है तो उसमें ज़बरदस्ती आप कनेक्शन ले रहे हो, तो ये क्या है, ये भी अतिक्रमण है। ठीक है साहब। दूसरा अतिक्रमण क्या है, बिना अनुज्ञा के नगर पालिका की नाली पर, मल नाली पर, गटर या पुलिया पर आप भवन का निर्माण कर रहे हो, पुनर्निर्माण कर रहे हो, तो नगर पालिका क्या करेगी, ये 2 तरीके के अतिक्रमण हो गए। अब नगर पालिका का क्या दायित्व है, नगर पालिका लिखित आदेश देके बोलेगी भाई साहब इनको तोड़ दो, गिराने का आदेश देगी। ठीक है, और जुर्माना अगर आप नहीं मानते तो जुर्माना लगेगा 1000 रुपये। यह है धारा 213। अब देखिए धारा 214 में क्या लिखा हुआ है। धारा 214 में लिखा हुआ है कि नालियों आदि का निरीक्षण। अभी नालियों आदि का मतलब नाली एक व्यापक शब्द है, ये हमने अध्याय 1 में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। अध्याय 1 में हमने धारा 1 और धारा 2 पढ़ी थी। धारा 2 में हमने पढ़ी थी परिभाषाएं, परिभाषाओं में हमने पढ़ी थी नाली की परिभाषा। तो नाली एक व्यापक शब्द है, इसमें नाली, मल नाली, सीवरेज, मलकूप, ठीक है, आदि सभी सम्मिलित है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी का दायित्व है नालियों का निरीक्षण करने का, और ये कब से कब तक करेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में निरीक्षण कर सकेगा। ठीक है, मान लो ये निरीक्षण करने के लिए गया, अब इसको किसी ने बताया कि भाई ये संदिग्ध अवस्था में है, मतलब ये नाली वगैरह सब सफाई नहीं करते, फिर कच्चा वो बना रखा है, फ्लश बना रखा है। ठीक है, तो अब ये नगरपालिका अधिकारी गया, इसने खुदाई करवाई, वहाँ पे खुदाई कराई तो भाई सही पाया गया। ठीक है भाई, वो आरोप झूठा था, ऐसी शिकायत झूठी थी, तो इसको मूल स्थिति में लाने का खर्चा कौन देगा, ये साहब नगरपालिका देगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बात सही निकली और उसने बिल्कुल गलत तरीके से फ्लश कर रखा है, फिर कच्चा शौचालय बना रखा है, उसमें पानी वगैरह नहीं है, तो फिर इसको मूल स्थिति में लाने का खर्चा कौन देगा, बिल्कुल स्वामी से वसूला जाएगा, और 10% एक्स्ट्रा वसूला जाएगा। मान लो कि ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, इसको यहाँ पे आने का प्रशासनिक खर्चा या जो भी खर्चा लगा, मान लो 100 रुपये लगा। ठीक है, तो 100 रुपये तो लेंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा और लेंगे, इसका 10% और लेंगे, ये कहना चाह रहा है। तो कितना लेंगे, 10% अतिरिक्त वसूला जाएगा। अगर बात सही निकले तो निरीक्षण करते टाइम अगर उसने गलत तरीके से कर रखा है तो। ठीक है, तो ये 214 में क्या समझ में आया, नालियों आदि का निरीक्षण। फिर देखिए धारा 215 में लिखा हुआ है कि कतिपय संक्रमों को स्वामी से कराने की बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति। मतलब कतिपय संकर मतलब कुछ ऐसे निश्चित कुछ ऐसे कार्य हैं जो वो स्वामी को नहीं बोलेगी, नगरपालिका खुद करेगी, और खुद करने की शक्ति उसके पास है। और दूसरा उसका खर्चा किससे लिया जाएगा, स्वामी से लिया जाएगा। अब देखो कुछ कार्य स्वयं अभिकरण से करवा सकती है और भूस्वामी को प्रतिबंधित कर सकते हैं। देखो ये क्या होता है कि ये मान लो कि नगरपालिका की जल निकास प्रणाली, अब ये बहुत बड़ा कम से कम ये जो है ये पाइप है बहुत बड़ा है। ठीक है, अब मान लो स्वामी को लेना है कनेक्शन, इसे नगरपालिका ने दे दी मंजूरी। अब ये क्या करेगा, अब इसको पता है नहीं, मान लो कि इस पे इसने कनेक्शन लेने का स्टार्ट किया और गलती से इसको फोड़ दिया पाइप को, तो पानी पानी हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब ये नगरपालिका की जिम्मेदारी है, नगरपालिका को इस चीज़ का अनुभव है, प्लम्बर उनके पास, तो ये क्या करेंगे, इसको बोलेंगे स्वामी को कि तुम रहने दो, पैसे हम दे देंगे, पैसे स्वामी से ले लेंगे और नगरपालिका जो है इसको सही करवा देगी। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ खर्चा स्वामी से वसूला जाएगा, 10% एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ठीक है साहब, लेकिन प्राइवेट भवनों या भूमियों के जल निकास के लिए नगरपालिका द्वारा लगाए गए पाइप फिटिंग्स आदि तब तक नगरपालिका की संपत्ति रहेंगे जब तक स्वामी उनको नहीं सौंपते। इसका मतलब ये है कि मान लो नगरपालिका ने इस व्यक्ति का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, पाइप लाए, सारे काम किए, ठीक है, अब इसने पैसे नहीं दिए, किसने,
स्वामी ने इसको पैसे नहीं दिए नगर पालिका को, तो ये जब तक पैसा नहीं देगा ना, ये सारे पाइप, ठीक है, ये जो भी व्यवस्था है वो किसकी होंगी, ये नगर पालिका की होंगी। और ये इसमें बिना नगर पालिका के अनुमति के कोई चेंज नहीं कर सकता इस पाइप के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, धारा 215। कतिपय संक्रमणों के लिए स्वामी को मना कर देंगे, तुम नहीं कर सकते ये काम, ये हम नगर पालिका स्वयं करेगी, आपसे खर्चा ले लेगी। ये क्या कहती है, धारा 215। अब देखिए धारा 216। धारा 216 में लिखा हुआ जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति। जल प्रणाल का मतलब है कि जैसे अब यहाँ से पानी आता है, छोटे पाइपों में आता है, तो अपन क्या बोलते हैं, पानी है, पानी का कनेक्शन है। जल प्रणाल का मतलब बहुत बड़े बड़े जो मतलब पाइप होते हैं, सीमेंट के पाइप देखे होंगे आपने, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें पानी जाता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो उसको जल प्रणाल कहते हैं। राज्य सरकार के जल प्रदाय विभाग को, ठीक है, जल प्रदाय संबंधी कार्यों, नगर पालिका के भीतर जल प्रदाय पाइप लाने ले जाने आदि के संबंध में, देखो लाने ले जाने, नवीकृत करने, मरम्मत करने आदि के संबंध में वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो नगर पालिका को है। ये जल प्रदाय विभाग की तरफ से है। जो पानी का जो कनेक्शन होता है, पानी का जो बहाव होता है, फिर उसमें जो पानी के जो बड़े पाइप हैं, ठीक है, पानी सब उसमें जो चेंज करने की जो शक्ति नगर पालिका को प्राप्त है ना, वो सारी शक्तियाँ जल प्रदाय विभाग को भी है। ये कौन कहता है, धारा 216 कहती है। अब उसके बाद देखो धारा 217। धारा 217 में क्या लिखा हुआ है कि व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उत्पन्न, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, व्यवसाय होते हैं, उद्योग होते हैं, उनसे जो निकलता है ना कचरा, वो अपशिष्ट, उसके बारे में ये क्या है, नियम है, वो उसको डायरेक्ट अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी जो है इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन उपविधि तत्समय प्रवर्त कानून के अधीन नगर पालिका की नाली में व्यावसायिक बहिस्राव नगर पालिका के अनुमोदन से कर सकता है, ठीक है। ये धारा 217 कहती है। और धारा 217 और 218 बिल्कुल सेम धाराएं हैं, आप खुद देखो। धारा 218 क्या कहती है, व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध। अब देख बार धारा 217 पढ़ो, लिखा हुआ व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध, समझ में आ गया। धारा दोनों में सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों धाराएं सेम है, दोनों को एक साथ पढ़ो आप। अब वहाँ पर क्या बोला कि भाई साहब आप जो नाली है उसमें व्यावसायिक परिसर का जो भी कचरा है वो उसमें नगर पालिका के अनुमोदन से प्रभावित कर सकते हो, लेकिन अब उसके कंडीशन क्या क्या हैं, उससे संबंधित विशेष उपबंध क्या है, वो लिखी हुई धारा 218 में, ठीक है। 217 और 218 देखो। अब इस 218 में क्या लिखा हुआ है, इस अधिनियम के नियम, उपविधि, करार, कोई समझौता, प्रथा, रीति आदि के होते हुए भी, ठीक है, मान लो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ऐसा लगे, ठीक है, क्या लगे, ये मैंने लिखा हुआ क्या लगे, तो प्रभावी जल निकास के समुचित साधन व उपाय नहीं किए हो। मान लो नगर पालिका अधिकारी को लग रहा है कि भाई इसने प्रभावी जल निकास के लिए समुचित साधन नहीं किए, ना इसने कोई पाइप लगाया, ना इसने कोई सिंक लगाया, ठीक है, डायरेक्ट इसने नाली बनाई है और छोड़ दिया, इससे मिट्टी का कटाव भी हो रहा है, तो समुचित उपाय नहीं किए। दूसरा, मान लो उसकी नालियाँ सामान्य जल निकास प्रणाली में नहीं मिलाया गया, ठीक है, जो आपत्तिकारक नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, तो उसने उसका सामान्य जल में नहीं मिलाया, ठीक है। दूसरा, बहिस्राव निर्देशित शुद्धता का नहीं है, भाई जो आप उसमें नालियों में छोड़ रहे हो, जो भी अपशिष्ट छोड़ रहे हो वो शुद्ध नहीं है, ठीक है, जो उस नाली में छोड़ा जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का क्या दायित्व है, वो क्या कर सकता है, तो वो क्या करेगा, लिखित आदेश द्वारा स्वामी या अधिभोगी को क्या बोलेगा कि भाई साहब जो निस्तारण, जो रीति समय, निस्तारण का रीति ढंग समय डिसाइड करेगा, नाली व शर्तों के अधीन जो नोटिस में लिखेगा ना उसके अकॉर्डिंग निस्तारण होना चाहिए पानी का, ये डिसाइड कर सकता है नोटिस दे करके। दूसरा, वो उसको बोलता है भाई छोड़ने से पहले है ना इसका शुद्धिकरण कराओ, ठीक है, इसको क्या क्या प्योर कराओ, ऐसी मशीनें लगाओ, शुद्धि यंत्र लगाओ, इसके लिए उपकरण फिटिंग और संयंत्र स्थापित करो ताकि जो जल है वो शुद्ध होने के बाद भी नाली में छोड़ा जाए, ठीक है। तीसरी बात क्या कह सकता है भाई, नाली के निर्माण में सामग्री, आकार, स्तर और ढलान उसको सही करो। सामग्री अच्छी, कच्ची नाली नहीं होनी चाहिए, सीमेंट की नाली, वो बोल सकता है उसको मुख्य नगर पालिका अधिकारी का, आकार बड़ा करो, ठीक है, या ढलान, जहाँ ढलान है उधर नाली बनाओ, ऐसे उठपटांग नाली मत बनाओ। तो ये किसकी शक्ति है, ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्ति है, किसके संबंध में, व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास
यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना, मैंने अंडरलाइन भी किया है, जल निकास। ठीक है, इससे पहले वाली धारा में जल निकास नहीं था। ओके, तो धारा 218 हो गई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ, धारा 258 में एक उपबंध, 218 में एक और है, शोधन तंत्र, नाली, उपकरण, फिटिंग आदि में परिवर्तन, मरम्मत और नवीकरण के लिए कह सकती है। ये तो कह सकते हैं कि भाई आपके जो संतंत्र है या फिटिंग है, जो उपकरण है उनमें परिवर्तन करो, मरम्मत कराओ या नया लगाओ, ये सारी बात। फिर धारा 219 में लिखा हुआ है, जल प्रणालों या नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या सन्निर्माण नहीं किया जाना। धारा में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि जल प्रणाल, आपने अभी पढ़ा था, जल निकासी होती है, पूरे नगरपालिका में जल का क्या करना है, सप्लाई करनी है। फिर नगरपालिका की नालियों, नगरपालिका की नाली ठीक है, पर जल प्रणाल पर, नगर नालियों पर बिना अनुज्ञा के, ठीक है साहब, बिना अनुज्ञा के भवन, ठीक है, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण, सन्निर्माण नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, भवन नहीं बना सकता नगरपालिका के बिना अनुज्ञा के। अब क्या लिखा हुआ है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप कर लेते हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो जैसे ठीक समझे उनको हटा देगा, नष्ट करवा देगा, और जो हटाने का व्यय है वो स्वामी से लेगा कि भाई साहब आपकी वजह से ये नुकसान हुआ है हमारा, आप नहीं बनाते तो हमें खर्चा आता ही नहीं, तो उससे वसूला जाएगा, सीधी सी बात है। अब लिखा हुआ है धारा 220, देखो धारा 220 में लिखा हुआ है, कतिपय मामलों में, मतलब कुछ निश्चित मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। सीधी सी बात है भाई, रेल की पटरियों के नीचे से अगर नाली लेके जाओगे या ऊपर से लेके जाओगे तो ये ना रेल प्रशासन को सूचित तो करना ही पड़ेगा। इसमें भी धारा से समझ में आ रहा है, इसमें देखो बहुत ईजी है। यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी रेलवे लाइन के आर पार नाली ले जाना चाहता है, जलापूर्ति, जल निकास आदि करना चाहता है, तो रेलवे प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ तक देख ली है, ये हमने देखी है अध्याय 12 की धारा 200 से लेकर के 220 तक। क्या क्या देखा है हमने, अध्याय 12 और धारा कहाँ से कहाँ तक देखी है, 201 से लेकर के 220 तक, ये हमने देखी है। अब हम इसका एक बार छोटा सा जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो अध्याय 12 हमने पढ़ा है, ठीक है साहब, अध्याय 12 पढ़ा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नगरपालिका की शक्तियाँ और अपराध, ठीक है साहब, नालियाँ और अपराध, हमने ये पढ़ा है। अब इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा नालियों के बारे में, कुछ धाराएं पढ़ी थी, फिर हमने शौचालय के बारे में पढ़ी थी, आगे हम कचरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका हम छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और एक साथ आपको मटेरियल मिल जाए, ठीक है। और आपको समझ में तो आ रहा होगा, मुझे पक्का डेफिनेट पता है। तो आप इसको क्या करेंगे, बार बार सुनने से भी याद होता है, अगर बार बार आप वीडियोस को देखोगे, सुनोगे तो भी याद हो जाएगा। और एक काम और करें, आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं या फिर अपने जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको बोलें, ठीक है, सजेस्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 200। धारा 200 में हमने पढ़ा था नालियों आदि पर नियंत्रण, नगरपालिका का नियंत्रण होगा सारी नालियों पे, ठीक है साहब। तो दायित्व भी किसका होगा, नगरपालिका होगा कि उसको साफ सुथरा रखा जाए, जालियों से ढका होना चाहिए, स्वातन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरी बात है भाई, अगर कोई ऐसा नहीं करता है, कोई स्वामी है, तो फिर उसको नगरपालिका क्या बोलेगी, नोटिस देगी कि भाई इसकी साफ सफाई करवाओ। उसके बाद हमने धारा 201 पढ़ी थी। 201 में पढ़ी थी नालियाँ बनाने की शक्ति। तो नालियाँ बनाने की शक्ति किसके पास है, नगरपालिका के पास है। अगर वो लिखित नोटिस देगी, नोटिस देने के बाद में कोई भी सुरंग नाली कहीं बनाना चाहे तो बना सकती है। फिर उसके बाद धारा 202 पढ़ी थी। 202 में हमने पढ़ा था कि प्रभावी जल निकास। तो प्रभावी जल निकास में हमने पढ़ा था कि अगर आप भवन निर्माण करते हो और अधिभोग करना चाहते हो, इसमें रहना चाहते हो, तो आपको अधिभोग प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आपने इसमें कोई नाली नहीं बनाई हो या प्रभावी जल निकास के लिए कोई उपकरण नहीं लगाया हो, ठीक है। साफ सफाई दूर ले जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए पूरी। फिर आपका मकान यहाँ है तो 50 फीट की दूरी पर आपको अपने जल को, जो जल निकास उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई
व्यवस्था नहीं है तो फिर नगर पालिका आपको बताएगी कि कौन से नलकूप में छोड़ना है, तो आपको वहाँ छोड़ना पड़ेगा। जुर्माना कितना था? जुर्माना 2000 से लेकर के 5000 रुपये था। ठीक है साहब। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 203 में हमने पढ़ा था कि भवनों और जो भूमि है उनके स्वामी और अधिभोगियों के लिए नाली का उत्थान करने का अधिकार। ठीक है। नगर पालिका की नालियों में मतलब ये है कि अपना जो जल निकास है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस में छोड़ने का अधिकार है? ये नगर पालिका की नालियाँ हैं तो इसमें छोड़ने का अधिकार है। ये किस में था? ये नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा पे छोड़ सकते हो आप। धारा 204 में हमने देखा था कि जो मल है और जो वर्षा जल है उसके लिए पृथक पृथक नालियाँ होंगी, अलग अलग नालियाँ बनानी पड़ेंगी। फिर धारा 205 पढ़ी। उसके बाद हमने धारा 205 पढ़ी थी। 205 में हमने पढ़ा था कि अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने के लिए नगर पालिका कैसे और किन शर्तों पर अधिकार देगी, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये देखा था उसमें सबसे पहले नगर पालिका को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि और कोई मार्ग है नहीं इसके अलावा। फिर वो आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद उसकी नगर पालिका स्वामी को सुनेगी, सुनने के बाद उसको क्षतिपूर्ति किराया दिलवाएगी। उसके बाद भाई साहब जाएंगे, जा करके सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में यहाँ पर मरम्मत कार्य स्टार्ट करेंगे, खुदाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद का कार्यक्रम हमने पढ़ा था 206 में। 206 में लिखा हुआ था कि कम से कम नुकसान पहुँचाया जाएगा, शीघ्र अतिशीघ्र निष्पादन किया जाएगा, कार्य को पुनः स्थिति में लौटाया जाएगा अपने खर्चे के पे, कोई नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 207। 207 में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो जिस भूमि पर से नाली ले जाई गई है उसका मालिक उस पर कोई मकान निर्माण करना चाहता है तो वो नगर पालिका को आवेदन करेगा, भाई नगर पालिका इसको हटाओ नाली को। तो नाली जो नगर पालिका है उसको बोलेगी स्वामी को कि भाई इसको नाली को हटाओ और इसका खर्चा जो है तू खुद देगा, तुम्हारे खर्चे पे होगा काम। फिर धारा 208 पढ़ी थी। धारा 208 में हमने क्या पढ़ा था? शौचालय आदि की व्यवस्था पढ़ी थी। शौचालय की व्यवस्था अगर मान लो ये पढ़ा था कि 20 से अधिक श्रमिक है कर्मचारी हैं तो वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, और जो शौचालय वो छत, दीवार और द्वार से घिरा होना चाहिए। इसके अलावा आप उल्लंघन करते हो तो कारावास 1 माह से लेकर के 2 माह तक का होगा और जुर्माना 2000 से लेकर 5000 तक का होगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 209। धारा 209 में हमने पढ़ा था कि कारखानों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, तहारत आदि पर मूत्रालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। इसका ध्यान कौन रखेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी रखेगा। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो, रख रखाव नहीं करते हो, मरम्मत नहीं करते हो, साफ सफाई से नहीं रखते हो तो फिर इस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा? 10,000 से लेकर के 20,000 तक जुर्माना लगेगा। ठीक है साहब। फिर हमने पढ़ी थी धारा 210। 210 में हमने ये पढ़ा था कि जो शौचालय हैं उनमें परिवर्तन करने, मरम्मत करने, उनको ठीक दशा में रखने के लिए खर्चा कौन देगा? किसका खर्चा लगेगा? तो हमने बिल्कुल पढ़ा था कि अगर नगर पालिका के खर्चे से वो बने हैं तो उसको रख रखाव का खर्चा भी नगर पालिका देगी, और अगर वो स्वामी ने बनाए हैं तो उसका खर्चा कौन देगा? कोई प्राइवेट आदमी जो है वो स्वामी है वो देगा। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 211। 211 में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइवेट नालियाँ हैं उनको बंद करवाने की शक्ति, तो उनको बंद कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन नगर पालिका जो है इनको बंद करने से पहले समुचित व्यवस्था करेगी इन नालियों के लिए, उसके बाद इसको बंद करेगी। फिर हमने पढ़ी थी धारा 212। 212 में हमने पढ़ा था कि अपराधिकृत रीति से अगर किसी ने नाली बना ली है, नाली अपराधिकृत तरीके से बनाई है तो नगर पालिका लिखित नोटिस देगी और बोलेगी इसको हटा दो, तोड़ दो। ठीक है। अगर वो नहीं तोड़ता है, नहीं हटाता है तो फिर उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना लगेगा भाई साहब 1000 से लेकर के 2000 तक, 1000 से कम नहीं, 2000 से ज़्यादा नहीं। फिर हमने पढ़ी थी धारा 213। 213 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका नालियों के ऊपर कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर जुर्माना कैसे लगेगा। तो अतिक्रमण हमने 2 तरीके से पढ़ा था। एक तो नगर पालिका की जो मेन नाली है उसमें मुख्य रूप या तो उसमें कनेक्शन ज़बरदस्ती लेना या उससे कनेक्शन निकालना। दूसरा अतिक्रमण हमने पढ़ा था कि नगर पालिका की कोई नाली है, मल नाली है, गटर है, उसके ऊपर भवन निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, तो ये अतिक्रमण है। अगर आप ऐसा अतिक्रमण करते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा 1000 रुपये। ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 214। 214 में हमने क्या पढ़ा था? 214 में हमने पढ़ा था नाली आदियों का निरीक्षण करना। तो निरीक्षण कौन करेगा भाई? किसका काम है? सीएमओ का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का काम है ये। ठीक है। अगर वो मूल सही पाई जाती है निरीक्षण के दौरान, अगर उसने कोई गलती करी है स्वामी ने, तो उसका खर्चा किससे लिया जाएगा? स्वामी से लिया जाएगा। लेकिन अगर गलती से अपने खुदाई करवा दी है तो उसका खर्चा नगर पालिका स्वयं देगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 215। 215 में था कि भाई कुछ कार्य जो है वो नगर पालिका स्वयं करेगी, लेकिन उसका खर्चा किससे ले लेगी? स्वामी से ले लेगी।
ठीक है, और 10% एक्स्ट्रा खर्चा लेगी। अब अपन उसके बाद हमने पढ़ी थी 216 में हमने क्या पढ़ा था, जल प्रणालियों से आदि ले जाने की शक्ति। तो भाई जो भी जल प्रदाह विभाग है, ठीक है, जल प्रदाह विभाग है, उसके पास वही शक्तियाँ होंगी जो नगर पालिका के पास है। जल प्रदाह पाइप लाने, ले जाने, आर पार करने, ठीक है, नवीकृत करने, मरम्मत करने, ये शक्तियाँ किसके पास भी होंगी, जल प्रदाह विभाग के पास भी होंगी। फिर हमने पढ़ी थी 217 में हमने पढ़ा था ये जो व्यावसायिक बहिस्राव है उसके संबंध में विशिष्ट उपबंध। तो हमने पढ़ा था कि जो व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी है वो नगर पालिका के पूर्व अनुमोदन से उस नियम के अकॉर्डिंग स्राव कर सकता है, लेकिन तुरंत 218 में हमने पढ़ा था कि व्यावसायिक जल निकास, ठीक है, उसका कैसे बहिस्राव होगा। तो हमने पढ़ा था कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अगर लगता है कि जल निकास प्रभावी तरीके से नहीं है, कोई मशीन नहीं लगा रखी, ठीक है, या फिर शुद्ध करके नहीं छोड़ रहे, तो फिर वो लिखित नोटिस दे करके उसको कह सकता है कि भाई आप इस पर जो है नाली का माल मटेरियल चेंज करो, यहाँ पे शुद्ध यंत्र लगाओ, ठीक है, और छोड़ने से पहले इसको शोधन किया करो, इसका नालियाँ सही तरीके से बनाओ, यह आदेश दे सकता है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 219 में हमने पढ़ा था कि जल प्रणालियों या नगर पालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के आप क्या कर रहे हो, कोई भवन, रेलवे, प्राइवेट मार्गों का निर्माण कर रहे हो, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने कर लिया है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसको हटा देगा, ठीक है, हटाने का जो खर्चा है वो स्वामी से लिया जाएगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 220 में हमने पढ़ी थी अगर आप रेल की जो पटरियां हैं, ठीक है, या उसके आर पार या उसके साथ साथ नाली ले जा रहे हो, जलापूर्ति कर रहे हो, जल निकास कर रहे हो, तो इसकी सूचना रेल प्रशासन को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, अध्याय 12 का 200 से लेकर के 220 तक धाराएं पढ़ भी ली हैं और रिवीजन भी कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा वीडियो से, ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।